नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में 1 नंबर के रूप में उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से। उस टॉपिक का नाम है फ्लोटेशन, यानी तैरने की क्रिया। चीज़ें पानी में तैरती हैं, वस्तुएं पानी में तैरती हैं या डूबती हैं, यह फ्लोटेशन पर निर्भर करता है। कई सारे इसमें लॉ हैं, रूल्स हैं, उनको आपको जानना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि बायोंट फोर्स क्या होती है। बायोंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल। बायोंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल। दोस्तों उत्प्लावन बल क्या होता है? जब भी हम किसी वस्तु को पानी के अंदर पार्शियली डुबोते हैं या पूरी तरह डूबती है। जब कोई वस्तु तैरती है पानी के अंदर, पार्शियली थोड़ी सी तैरेगी। मान लीजिए ये पानी है और मैंने इसमें कोई वस्तु डाल दी, चाहे वो इतनी इस तरह से उसमें तैर रही है, चाहे इस पोजीशन में उसमें तैर रही है। पर यदि कोई बॉडी जब पानी में तैरती है या किसी भी तरल पदार्थ में तैरती है, किसी भी लिक्विड में तैरती है दोस्तों, तो उस बॉडी के ऊपर पानी एक फोर्स लगाता है। कौन सी फोर्स? जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। उत्प्लावन बल को अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ बायोंसी भी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले उत्प्लावन बल जाने, इंग्लिश में अपथ्रस्ट या फोर्स ऑफ बायोंसी। फोर्स ऑफ बायोंसी भी इसे कहा जाता है, उत्प्लावन बल। यानी जब भी कोई वस्तु पानी में तैरती है पूरी तरह से या थोड़ी तैरती है, उसका थोड़ा भाग पानी के अंदर होता है, थोड़ा बाहर होता है, तो उस पर पानी एक फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, अपथ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए उसे अपथ्रस्ट कहते हैं। और वह फोर्स किसके बराबर होती है? जितना पानी इस वस्तु ने डिस्प्लेस किया, यह फोर्स किसके बराबर होती है? वेट ऑफ वाटर। दोस्तों इसे आप पॉइंट बना करके नोट करेंगे क्या कि फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, यानी वस्तु पर लगने वाला बल बाय डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बाय डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जो लिक्विड जितना उसने तरल पदार्थ डिस्प्लेस किया है, जितना पानी, जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वो पानी के कुछ भाग को हटाकर उसमें अपनी जगह बना लेती है। तो जितने भाग को उसने हटाया है उसी के वजन के बराबर, उसी के वेट के बराबर पानी उस वस्तु के ऊपर फोर्स लगाता है। और यह फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी मैंने बताया ऊपर की ओर लगाता है, ऊपर की ओर फोर्स लगेगी। और जिस पॉइंट पर फोर्स लगाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस पॉइंट के अलोंग ये फोर्स लगती है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट होता है जिस पे पूरी वस्तु का भार निर्भर करता है। द होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट ऑन दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग, मान लीजिए मेरा हाथ है और इसे एक वस्तु मान लीजिए पानी में ये मैंने डाल दिया। अब ये पानी में तैर रही है, मान लीजिए पूरी तरह डूब के तैर रही है या थोड़ी डूबी है, आधी डूबी है, आधी तैर रही है। अब पानी इसके ऊपर नीचे से फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। किस पॉइंट पर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग सीधी रेखा में, वर्टिकल लाइन में ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा पानी इस पर। और वह फोर्स किसके बराबर होती है? ये सभी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये कंसेप्ट्स के रूप में क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी कि द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, आपको 4 ऑप्शन देगा। द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी, 4 ऑप्शन देगा। तो आप जान लीजिए वह फोर्स होती है किसके बराबर? वह बल बराबर होता है पानी के द्वारा लगाया गया बल। और वह किसके बराबर? जितना पानी उस वस्तु ने डिस्प्लेस किया है, यानी जितना वस्तु जितने पानी को विस्थापित करती है उसी पानी के वजन के बराबर, वेट के बराबर, अपोजिट ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में पानी उस वस्तु पर बल लगाता है। उसी वजह से दोस्तों वह वस्तु पानी पर तैरती है। और उस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ बायोंसी। बायोंट फोर्स, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के द्वारा फोर्स लगी और
फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स बराबर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना लिक्विड उसने, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी जितना लिक्विड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है उसके बराबर फोर्स पानी या कोई भी तरल पदार्थ जिसमें भी वस्तु तैर रही है ऊपर की ओर उस वस्तु पर लगाता है। किस पॉइंट के अलोंग? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग। तो आप ये याद रखिए कि तैरने वाली वस्तु पर वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के वेट के बराबर बल लगाता है। कौन? वह तरल पदार्थ ऊपर की ओर वस्तु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग। ये सारी बातें क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मिलेंगी। अब ये फोर्स किसके अलोंग लगती है? अलोंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा कि उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल वह बल होता है जिसकी वजह से कोई वस्तु पानी पर तैरती है, और यह बल किसके बराबर होता है? जितना उसने पानी विस्थापित किया है, जितना पानी वह वस्तु विस्थापित कर सकती है उसी के बराबर बल पानी उस वस्तु पर लगाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों इसलिए ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत में दोस्तों आप क्या जानेंगे कि आर्किमिडीज जी ने कहा था कि जब कोई वस्तु पानी में थोड़ी डूबती है या पूरी तरह डूबती है, जब कोई वस्तु पानी में थोड़ी डूबती है या पूरी तरह डूबती है, तो एक शब्द याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अपेरेंट। अपेरेंट मैंने आपको बताया था, अपेरेंट यानी आभासीय, मतलब होता नहीं है पर आभास होता है, आभासीय। तो दोस्तों जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो हमें वह हल्की लगती है। कैसे? तो आर्किमिडीज ने कहा था जब कोई वस्तु पानी पर डूबकर तैरती है, पूरी तरह डूब के तैरे या तैरे, सिर्फ तैरे, तो जब कोई वस्तु पानी पर फ्लोट करती है, तैरती है पार्शियली या होली इमर्स्ड, तो उस वस्तु के वेट में एक लॉस होता है, वह लॉस अपेरेंट लॉस होता है। देयर इज एन अपेरेंट लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी। ये किसने कहा था? ये आर्किमिडीज जी ने कहा था कि वन अ बॉडी इमर्स्ड पार्शियली और होली इन अ लिक्विड देयर इज एन अपेरेंट लॉस इन वेट ऑफ अ बॉडी। और ये किस लिए हुआ? ये वेट में लॉस कौन सा होता है? वस्तु में कितना लॉस होगा वेट में? जितना उसने पानी विस्थापित किया है या जितना उसने तरल पदार्थ विस्थापित किया है। जैसे दोस्तों कोई वस्तु जो है पानी में डूबी, अब अगर उस वस्तु को मैं हवा में उठाऊंगा तो उसका वजन ज़्यादा है, पर उस वस्तु को मैं पानी में आराम से उठा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उस वस्तु के वजन में एक आभासीय कमी आई है, अपेरेंट लॉस आया है। अपेरेंट, वास्तविक में लॉस नहीं आया, एक अपेरेंट आभासीय लॉस आया है उसके वजन में। किस वजह से? और वह किस वजह से? क्योंकि उसने पानी को डिस्प्लेस किया है। अब मान लीजिए कोई वस्तु 60 किलो की थी, मान लीजिए कोई वस्तु कितने की थी? 60 किलो की। अब वह वस्तु जैसे ही पानी के अंदर गई उसने 20 किलो पानी, मान लीजिए उसने 20 किलो पानी को विस्थापित कर दिया। अब उसने क्या किया? 20 किलो पानी को, वाटर को क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया। अब जब उसने 20 कोई वस्तु पानी में गई और उसने 20 किलो पानी को विस्थापित करके अपनी जगह बना ली, अब वह वस्तु का वजन पानी में मुझे कितना लगेगा? पानी में उसका वजन, यानी अब आभासीय लॉस हो गया उसके वेट में। पानी में मुझे उसका वजन कितना लगेगा? वाटर में मुझे उसके वाटर में वजन कितना लगेगा? 40 किलो। क्योंकि 20 किलो पानी उसने हटाया है, तो 20 किलो पानी हटाया, जितना वाटर हटाता है वो उस वाटर के, उस लिक्विड के, वाटर ही नहीं किसी भी लिक्विड में, उस लिक्विड के वेट के बराबर जो लॉस होता है उसके वेट में, उसे ही हम क्या बोलते हैं?
कितना डिफरेंस आ गया, -20 हो गया ना। तो -20 क्या हुआ, अपेरेंट लॉस, आभासीय लॉस। तो आर्किमिडीज ने कहा कि जब भी कोई वस्तु पानी में डूबती है या डूब के या फिर थोड़ा सा डूब के तैरती है, उसके वजन में एक आभासीय कमी आती है। अब देयर इज एन अपेरेंट लॉस विच इज इक्वल टू वेट ऑफ अ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, जो कि उस वस्तु के द्वारा विस्थापित पानी के वजन के बराबर होती है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैंने समझा दिया आपको कि यदि कोई वस्तु पानी में, आपको एग्जाम में देगा कि कोई वस्तु पानी में हल्की क्यों समझ में आती है, कोई वस्तु पानी में हल्की महसूस होती है किस वजह से, ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप बताएंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पानी में डूबती है, जब कोई वस्तु पानी में डूब कर तैरती है या थोड़ा सा डूब कर तैरती है, पार्शियली या होली इमर्स्ड होती है, उसके भार में थोड़ा सा आभासीय घाटा होता है, अपेरेंट वे लॉस होता है, और वह बराबर होता है किसके, जितने पानी उसने डिस्प्लेस कर दिया उसके भार के बराबर। तो दोस्तों आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा कि व्हेन अ बॉडी पार्शियली और फुली, या तो थोड़ी सी, ठीक है, पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, यानी या थोड़ी सी डूबी हुई हो या ज़्यादा डूबी हुई हो, कोई भी वस्तु पानी में थोड़ी डूबी हो या ज़्यादा डूबी हो, देयर इज एन अपेरेंट लॉस इन देयर वेट, देयर इज एन अपेरेंट, दोस्तों देयर इज एन अपेरेंट लॉस इन देयर वेट, उनके वेट में एक अपेरेंट लॉस होता है। कोई वस्तु पानी में डूबी हुई हल्की क्यों लगती है, अपेरेंट लॉस के कारण, और वह किसके बराबर होता है, लॉस इक्वल टू एंड इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है दोस्तों, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो कितना वजन उसका कम, हमें किसी भी वस्तु का जो पानी में डूबी है उसका वजन कितना कम महसूस होता है, जितने पानी को उसने डिस्प्लेस कर दिया उस पानी के वजन के बराबर। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मान लीजिए वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए अब मैंने इस पेन को, मान लीजिए पेन मेरा 2 किलो का है, मान लीजिए ये पेन मेरा 2 किलो का है, मैंने इसे पानी में डाल दिया, इसने आधा किलो पानी को डिस्प्लेस कर दिया। अब मुझे इसका वजन कितना समझ में आएगा, 1.5 किलो। तो इसके वजन में आभासी घाटा कितना हुआ, आधा किलो, क्योंकि इसने आधा किलो पानी डिस्प्लेस कर दिया। ये एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, ऐसा है नहीं, पेन 2 किलो का नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों समझाने के लिए कि आर्किमिडीज ने कहा जब भी कोई वस्तु डूबती है तो उसके वजन में कुछ परिवर्तन आता है, आभासीय घाटा आता है, और वह घाटा बराबर होता है जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है, विस्थापित किया है अपनी जगह से, उसके वजन के बराबर। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मेरा ध्येय इतना ही है दोस्तों कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। डेफिनेशन तो बुक से आप देख ही लेंगे, कहीं से भी आप देखिए डेफिनेशन एक ही मिलेगी, भले गूगल से देखिए, बुक से देखिए। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई भी वस्तु पानी में कब तैरेगी दोस्तों, ये कब किस पर निर्भर करता है, वस्तु पानी में कब तैरेगी। आपने कभी सोचा कोई वस्तु पानी में तैर जाती है, प्लास्टिक को डालिए पानी में तैर जाता है, पर लोहे की कील डालिए पानी में नहीं तैरती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आइए जानते हैं। तो पानी में तैरने की क्रिया के कुछ नियम हैं कि पानी में वही वस्तु तैरेगी दोस्तों जिसकी डेंसिटी समझ रहे हैं आप, घनत्व, पानी नहीं दोस्तों, तरल पदार्थ में, तरल लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ जो भी वस्तु डुबाई जा रही है उसकी घनत्व, कितना घना है वो, डेंसिटी ऑफ बॉडी, जिस भी वस्तु को, ठीक है दोस्तों, ये वस्तु, एंड डेंसिटी मीन्स घनत्व। तो दोस्तों इसने कहा कि डेंसिटी ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी कब डूबती है, कोई भी बॉडी कब फ्लोट करती है, तैरती कब है, जब उसका घनत्व
तरल पदार्थ के लिक्विड के घनत्व से कम होगा या बराबर होगा। जब इसका घनत्व बराबर हो या कम हो किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। जिस भी तरल पदार्थ में उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को डाला जा रहा है, अगर उस तरल पदार्थ के घनत्व से उस बॉडी का, उस वस्तु का घनत्व कम है या बराबर है तो ही वो तैरेगा। अब दोस्तों देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए पानी में मैं, पानी के अंदर मैं कील के कुछ टुकड़े डाल दूं तो वह डूब जाएगा। क्यों डूबा? क्योंकि पानी का घनत्व और कील का घनत्व, कील क्या हुई, बॉडी, वस्तु, और पानी क्या हुआ, लिक्विड। तो वस्तु का घनत्व कम होना चाहिए अगर तैरना है तो, या बराबर। लेकिन यहाँ तो वस्तु का घनत्व, कील का घनत्व ज़्यादा होता है पानी से। कील पानी से ज़्यादा घनत्व लेती है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है पानी से, इसलिए वो डूब जाती है। अब अगर प्लास्टिक डाल दूँ पानी में, प्लास्टिक की बोतल डाल दूँ, वो तैरती रहती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि घनत्व उसका क्या हो जाता है, उसका घनत्व कम होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए दूसरी बात देख लीजिए आप, ये तो हुई कम डेंसिटी की बात। अगर डेंसिटी कम हुई किसी वस्तु की, घनत्व कम हुआ तो वो तैरेगी, पर पूरी तरह डूब के कैसे तैरेगी? तो पूरी तरह डूब के तब तैरेगी जब डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, इफ मान लीजिए इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर है, यानी वस्तु की डेंसिटी बराबर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, यानी जो हमारे पास तरल पदार्थ है उसके घनत्व के बराबर, जिस वस्तु को मैंने डाला है उसके घनत्व के बराबर, तरल पदार्थ के घनत्व के बराबर, दोनों का घनत्व सेम है, दोनों का घनत्व सेम है, वस्तु का भी और तरल पदार्थ का भी। देन क्या होगा, देन बॉडी, जो भी वस्तु होगी, फ्लोट्स फुली इमर्स्ड, समझ रहे, फुली या होली इमर्स्ड, पूरी तरह, फुली या पूरी तरह, ठीक है दोस्तों, इमर्स्ड। तो दोस्तों जब भी बॉडी पूरी तरह से डूब के तैरेगी, अब आप सोचेंगे डूब के कैसे तैरेगी, तो ये देखिए, ये तो हुई बात जब डेंसिटी कम है, जब डेंसिटी ऑफ बॉडी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डी बी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डी बी से डिनोट कर रहा हूँ, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जब डेंसिटी ऑफ बॉडी कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से दोस्तों, तो मेरी बॉडी कैसे तैरेगी, थोड़ी बाहर रहेगी और थोड़ी पानी में रहेगी, ऐसे ही तो होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन, जब डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, समझिए आप, तो बॉडी मेरी, ये मान लीजिए तरल पदार्थ है, तो बॉडी मेरी पूरी तरह डूब के चलेगी, पूरी तरह डूब कर इसमें तैरेगी। कैसे तैरेगी, डूब के, इसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं आएगा, ना तो ये डूबेगी, ना ही इसके तल में बैठेगी लिक्विड के, और ना ही उसके ऊपर आकर तैरेगी, ये पूरी तरह से डूब कर तैरेगी जब लिक्विड का और उस बॉडी का, उस वस्तु का जिसे हमने उस तरल पदार्थ में डाला है, दोनों का घनत्व बराबर होगा। ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन सीरीज में दिया जाएगा, और इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये सभी कॉन्सेप्ट के रूप में आपको दोस्तों एग्जाम में मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट इसी में, जब कोई बॉडी की डेंसिटी, मैं लिख दे रहा हूँ, बॉडी की डेंसिटी मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, बराबर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, ठीक है दोस्तों। तो पूरी तरह जब वो डूब कर क्यों चलती है, पूरी तरह डूब कर क्यों चलती है, मैंने आपको बताया था कि वस्तु जितना कुछ पानी डिस्प्लेस करती है, तो पूरी तरह डूब के चलने का मतलब कि वस्तु का वजन जितना है ना दोस्तों, उसने अपने वजन के बराबर पूरा का पूरा पानी डिस्प्लेस कर दिया। अगर वो 60 किलो की है ना, तो उसने अपने वेट के बराबर 60 किलो पानी डिस्प्लेस किया, और पूरी की पूरी वस्तु पानी के अंदर समा गई, और समा कर वो तैर रही है। यानी अब ऐसा इस कंडीशन में ये भी होता है, जब भी कभी आपको देगा एग्जाम में कि डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यदि तरल घनत्व, बॉडी का, ऑब्जेक्ट का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व के बराबर है, तो
4 ऑप्शन देगा। बताइए, उसने वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ अ लिक्विड, वेट ऑफ अ बॉडी इज लेस देन वेट ऑफ अ लिक्विड, यानी कि बॉडी का, वस्तु का वजन लिक्विड के वजन से ज़्यादा है, वस्तु का वजन लिक्विड के वजन से, मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड विस्थापित लिक्विड के वजन से ज़्यादा है, विस्थापित लिक्विड के वजन से कम है, विस्थापित लिक्विड के वजन के बराबर है, या कुछ नहीं। इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी बॉडी पूरी तरह डूब कर भी तैरती है, पूरी तरह डूब कर तैरती है, तो वस्तु के वजन के वस्तु के द्वारा विस्थापित लिक्विड का वेट उस वस्तु के वेट के बराबर होता है। तो हम क्या देखेंगे कि वेट ऑफ अ लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड याद रखिएगा दोस्तों कि जितना वो वस्तु जब जल डूबती है तरल पदार्थ में, तो कुछ ना कुछ उस तरल पदार्थ के लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, फिर अपनी जगह बनाती है, उसके अंदर जाती है। तो उस जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वजन के बराबर होता है। ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी उस वस्तु के वजन के, अपने वजन के बराबर ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करती है। यानी दोनों बातें सही हैं कि अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी बराबर है डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी वस्तु के घनत्व के, तो बॉडी पूरी तरह डूब कर चलेगी, ठीक है, तैरेगी। और अगर वो आपको देगा, अगर किसी वस्तु ने पानी में जाने पर अपने वजन के बराबर पानी डिस्प्लेस किया है, अपने वजन के बराबर वस्तु ने तरल पदार्थ या पानी को डिस्प्लेस किया है, विस्थापित किया है, तो क्या वह पानी में डूब जाएगी? क्या वह पानी में तैरती रहेगी ऊपर की ओर? क्या वह पानी में पूरी तरह से डूब कर तैरेगी? तो दोस्तों पूरी तरह से डूब कर तैरेगी अगर उसने अपने वजन के बराबर पानी या तरल पदार्थ को विस्थापित किया है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पानी वस्तु के इस पोजीशन को, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपको फिर क्वेश्चन की फॉर्म में देगा, इफ अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, देन वो 4 ऑप्शन देगा। किस तरह से देगा? इन्हीं सब पॉइंट्स पे। देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, या आपको दे देगा वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ अ बॉडी। तो ये सारे पॉइंट अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको याद रहेंगे कि कोई बॉडी जब पूरी तरह डूब कर चलती है तो क्या क्या कंडीशन होती हैं। अब दोस्तों इसी में लास्ट पॉइंट लिखिए कि जब कोई बॉडी, देखिए समझिए इसको लिखने से पहले, जब कोई बॉडी पूरी तरह से डूब कर चलती है, ये भी आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा जब मैं क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा। तो दोस्तों जब कोई बॉडी पूरी तरह से डूब कर चलती है तो वो कुछ वाटर को डिस्प्लेस करती है, ठीक, कुछ पानी को डिस्प्लेस कर देती है, और वो कुछ पानी कितने के वजन के बराबर होता है? इसके वजन के बराबर, ठीक है, अपने वजन के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देती है। और जब वो अपने वजन के बराबर दोस्तों पानी को डिस्प्लेस करती है तो पानी उस पर एक बल लगाती है, बायोंट फोर्स, ऊपर की ओर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, वह बायोंट फोर्स, यानी वो जो बायोंट फोर्स लगती है ना, वो जो बल लगता है, वो किसके अलोंग होगा? दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही वर्टिकल लाइन में होगी। जब भी कोई बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है, उदासीन संतुलन में होती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब उदासीन, निष्पक्ष, उदासीन संतुलन में होती है, तो जो वस्तु होती है और जो विस्थापित पानी होता है, दोनों की, यानी ये हुआ डिस्प्लेस्ड वाटर, विस्थापित पानी, और ये क्या हुआ? वह बॉडी, ठीक है, जो पूरी तरह डूबी है। तो दोनों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना दोस्तों, वो एक सीधी रेखा में, वर्टिकल लाइन में लाई करती है। दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप समझ गए होंगे, जिस पर वेट एक्ट करता है दोनों बॉडीज का। तो जितना पानी विस्थापित किया और जो बॉडी है, अगर वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक स्ट्रेट लाइन में, एक ही वर्टिकल लाइन, एक सीधी रेखा में, वर्टिकल रेखा में ही लाई करती है, ठीक है, अलोंग वर्टिकल लाइन। दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई अलोंग वर्टिकल लाइन, ठीक है दोस्तों।
तो वर्टिकल लाइन के अलोंग ये एक्ट करती है, वर्टिकल लाइन के अलोंग ये एक्ट करती है, वर्टिकल लाइन। अब दोस्तों वर्टिकल लाइन के अलोंग ये एक्ट करती है, और दूसरा पॉइंट क्या है इसी में कि अपथ्रस्ट फोर्स भी इसी पे लगती है, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, या फोर्स ऑफ बायोंसी, उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बायोंसी यानी दोस्तों उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बायोंसी एक्ट अलोंग दिस लाइन, एक्ट अलोंग दिस लाइन, इसी सीधी रेखा में फोर्स ऑफ बायोंसी एक्ट करती है। अब दोस्तों दिस लाइन, अब दोस्तों एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेटा सेंटर, मेटा सेंटर, इसको कहते हैं दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, अपलव केंद्र, इसे कहते हैं दोस्तों अपलव केंद्र, ठीक है दोस्तों। अब ये होता क्या है इसको समझना है, इसकी परिभाषा रटने से अच्छा है इसको समझा जाए, क्योंकि इसका निर्भर करता है कि बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि कोई बॉडी तैरेगी या नहीं तैरेगी। तो दोस्तों मेटा सेंटर, अभी तक दोस्तों फ्लोटेशन 2 पॉइंट्स पर निर्भर करी है, एक डेंसिटी पर, ठीक है, और दूसरा मेटा सेंटर भी देखते हैं हम। दोस्तों मेटा सेंटर क्या होता है आप समझिए, जब कोई बॉडी मान लीजिए लिक्विड में, देखिएगा ये बॉडी है, इसको मैंने लिक्विड में पूरी तरह डूब कर, इसकी डेंसिटी जो है, अब ये बॉडी पूरी तरह डूबी है तो 3 पॉइंट आ गए मेरे पास, मैं फिर से पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए मैं मानता हूँ कि डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है अगर पूरी तरह डूबी है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर है, ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, WB लिख रहा हूँ, वेट ऑफ बॉडी यानी उसका वजन बॉडी का जो डुबाई है वो बराबर है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन, उदासीन संतुलन, ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक सेम पॉइंट के अलोंग एक्ट करती है, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस्ड, जो भी पानी विस्थापित हुआ है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो वस्तु है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक सीधी रेखा में वर्टिकल लाइन में लाई करती है, जिसके अलोंग फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी लगती है। तीनों कंडीशन मैंने, चारों कंडीशन आपको समझा दी दोस्तों, फोर्स ऑफ बायोंसी लगती है, चारों कंडीशन आ गई मेरी तब जब वस्तु पूरी तरह डूबकर तैरती है। अब देखिए पूरी तरह डूबकर ये तैर रही है दोस्तों, अब मैंने माना इसने इस लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, ठीक है दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया ये, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से फोर्स ऑफ बायोंसी इस तरह से लग गया, ठीक दोस्तों, फोर्स ऑफ बायोंसी ऊपर की ओर, अपथ्रस्ट फोर्स, फोर्स ऑफ बायोंसी, बायोंट फोर्स, प्लावन बल लिक्विड ने ऊपर की ओर लगा दिया। अभी ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, मान लीजिए किसी बाल्टी में रखी हुई है, पूरी तरह डूबी है, या किसी तालाब में तैर रही है, थोड़ी हवा तेज चल गई लहरों से, या थोड़ा सा भी किसी भी वजह से इसकी पोजीशन में चेंज आया, तो जैसे ही मैंने मान लिया इसकी पोजीशन में ये वस्तु थोड़ी तिरछी हो गई, कुछ इस तरह से हो गई दोस्तों, ठीक है, ये वस्तु कुछ इस तरह से हुई, तो इस वस्तु की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये तो यहाँ से फिर यहाँ उसी पॉइंट पर रहेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती, तो ये हुई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जब इसने वस्तु ने अपनी पोजीशन चेंज की तो इसने पानी भी, पानी के जो पोजीशन है वो भी चेंज हो गया, डिस्प्लेस वाटर का जो पानी है डिस्प्लेस करेगा उसकी पोजीशन चेंज हुई। अब जो दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा वो बनेगा, वर्टिकल लाइन जो बनती है कुछ इस तरह से बनती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना इसका वस्तु का, उससे और जो पुरानी लाइन जा रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दोनों वस्तु और लिक्विड के बीच में, और जो नई लाइन हमने नई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वर्टिकल लाइन बनती है, वो दोनों वर्टिकल लाइंस जहाँ पर भी मीट करती हैं उसे हम कहते हैं मेटा सेंटर, ठीक है दोस्तों, मेटा सेंटर। मैं एक बार फिर इस डायग्राम को आपको समझा देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो पानी पर तैर रही है, ठीक है, ये बॉडी ने पानी जो डिस्प्लेस किया, वर्टिकल लाइन अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ बायोंसी, क्या हुआ ये फोर्स ऑफ बायोंसी इस वर्टिकल लाइन के थ्रू,
मान लीजिए इसकी पोजीशन में थोड़ा सा टिल्ट आया तो ये बॉडी कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से ये तिरछी हो जाएगी, और ये पानी का भी यहाँ पर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर एक नई वर्टिकल लाइन के थ्रू फोर्स ऑफ बायोंसी लगने लग जाएगी। ठीक है, फोर्स ऑफ बायोंसी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर दे। तो जो पुरानी फोर्स ऑफ बायोंसी की वर्टिकल लाइन थी और जो नई फोर्स ऑफ बायोंसी की वर्टिकल लाइन है, ये दोनों जहाँ मिलती हैं इसी को हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। अगर आपको एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दे कि व्हेन अ फ्लोटिंग बॉडी स्लाइटली टिल्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेस liquid meet at a line joining the center of gravity of a body and displays liquid in initial position meet at a point, that point is known as meta center। उसी पॉइंट को हम मेटा सेंटर कहते हैं जहाँ पर पुरानी फोर्स ऑफ बायोंसी की वर्टिकल लाइन और नई फोर्स ऑफ बायोंसी, नए उत्प्लावन बल की फोर्स ऑफ बायोंसी की लाइन मीट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एकदम एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं बोर्ड का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप लोग अच्छे से देखें कि बोट, मान लीजिए पानी में नाव चल रही है दोस्तों, ठीक है, बोट चल रही है पानी में। अब देखिए मैं आपको विजुलाइज करा देता हूँ, बोट मान लीजिए पानी में चल रही है, तो बोट कुछ डूब कर चलती है, ठीक है, बोट कुछ डूब कर चलती है पानी में। तो मान लीजिए पानी यहाँ तक है बोट के, ठीक, इस बोट में कीले लगी है, कीले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा आता है कि पहली चीज़ कि कुछ वस्तु को बोट से नीचे फेंक दिया जाए। यदि कुछ वस्तुओं को बोट से नीचे फेंका जाए तो बताइए वाटर का लेवल, पानी का लेवल फॉल करेगा या राइज करेगा, ऊपर उठेगा या पानी का लेवल नीचे उठ जाएगा। यानी नाव कुछ ऊपर उठ जाएगी पानी से या नीचे उठ जाएगी, दोनों बातें उल्टी हैं। ठीक है, अगर वाटर लेवल फॉल करेगा तो नाव ऊपर उठ जाएगी, और अगर वाटर लेवल अप करेगा, ठीक है, वाटर लेवल राइज करेगा तो नाव नीचे डाउनवर्ड चली जाएगी। अब देखिए मान लीजिए इसमें क्या होता है, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जिस सॉलिड को आप नाव से फेंक रहे हैं, घनत्व, ठीक है दोस्तों, घनत्व, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, क्योंकि नाव तो पानी में ही चलती है ना, तेल में तो चलती नहीं है, तो नाव पानी में चलती है। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि जब हमने नाव में से किसी वस्तु को नीचे फेंका पानी में, नाव चल रही है, तो नाव में मान लीजिए कील लगी हुई है, नाव में कील ठुकी हुई है, और हमने एक एक कील निकालनी शुरू करी, या नाव में कुछ लोहा पड़ा हुआ है, हमने लोहे का सामान उठाया और पानी में फेंक दिया, तो क्या होगा दोस्तों, चूंकि लोहे का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है, देन होगा क्या, बॉडी क्या हो जाएगी दोस्तों, बॉडी पानी में फ्लोट नहीं करेगी, बॉडी जो होगी वह पानी में डूब जाएगी। ठीक है, बॉडी इमर्स्ड इन वाटर, बॉडी क्या होगी पानी में दोस्तों, बॉडी इमर्स्ड इन वाटर, ठीक, पूरी तरह से डूब जाएगी, यानी डूब जाएगी, ठीक, कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, हम कह सकते हैं इसे, पूरी तरह डूब जाएगी वो बॉडी, कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। मान लीजिए हमने बोट का क्वेश्चन आता है कि एक नाव में कील लगी हुई थी या कील लोहे का सामान रखा हुआ था, तो आप सिर्फ वस्तु पे ध्यान देंगे, पानी की डेंसिटी तो आपको पता है, वस्तु का पानी से घनत्व तो ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वाटर लेवल, दो कंडीशन है, वाटर लेवल फॉल कर जाएगा, ठीक है, और या फिर नाव, बोट का लेवल क्या होगा, बोट राइजेज, बोट ऊपर को उठ जाएगी,
बोट क्या हो जाएगी, देखिए वाटर लेवल फॉल का मतलब मान लीजिए यहाँ तक पानी आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ तक, तो इस नाव में क्या होगा, अब वाटर लेवल फॉल का मतलब क्या हुआ, नाव में जो पानी है ना दोस्तों, ये जो पानी है नाव में वो यहाँ तक था ना, अब वो यहाँ तक हो जाएगा और वाटर लेवल फॉल कर गया और नाव जो होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, राइज कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, वाटर लेवल फॉल कर जाएगा अगर हम जिस सॉलिड को फेंक रहे हैं उसका घनत्व तो पानी से ज़्यादा है। अब दूसरी बात दोस्तों, अगर डेंसिटी, ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है, किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। चलिए अब मैंने कील फेंकी थी नाव में से, अब मैं क्या करता हूँ, प्लास्टिक फेंकता हूँ नाव में से। नाव में कुछ प्लास्टिक का सामान लगा हुआ था या नाव में कुछ प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, उसे उठाया और पानी में फेंक दिया, क्या होगा, सामान तैरने लगेगा, कील डूब गई थी, पर क्या होगा, अब बॉडी फ्लोट्स, क्योंकि घनत्व तो कम है ना दोस्तों। पहले मैंने आपको बेस बता दिया कि जिसका घनत्व तो कम होगा सामान का, वो वस्तु लिक्विड में तैरेगी। तो बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड, बॉडी फ्लोट्स इन वाटर, ठीक है, और वाटर लेवल क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड, यानी वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना नाव नीचे जाएगी ना ऊपर, रिमेन अनचेंज्ड, वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो क्वेश्चन किए, अगर नाव में से कील निकाल कर या लोहे का सामान उठाकर पानी में फेंक दिया जाए तो नाव का स्तर ऊपर उठ जाएगा और पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, वाटर लेवल फॉल्स, और वाटर लेवल फॉल होने का मतलब नाव ऊपर उठ जाएगी। दोस्तों इसीलिए एग्जाम में आता है एक एग्जाम्पल कि अगर नदी से कोई नाव समुद्र में जाती है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाती है। ये क्वेश्चन आता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेलवे में कई बार आया है, स्टेट एग्जाम्स में आया है दोस्तों, कि कोई नाव अगर नदी से समुद्र की में जाती है, नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाती है। क्यों? नदी में तैरना मुश्किल है बशर्ते समुद्र में तैरना, यानी नदी समुद्र में तैरना आसान होता है नदी से, ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोनों नोट कर लीजिए, आप दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि when a boat enters into, कोई बोट एंटर्स इनटू सी फ्रॉम रिवर, ठीक है, नदी से कोई भी नाव या शिप या बोट समुद्र में जाती है तो क्या होता है, इट्स लेवल राइजिस, यानी अब क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाती है नाव। नदी में थोड़ा ज़्यादा डूबी रहती है पानी में, पर समुद्र में थोड़ा ऊपर उठ जाती है नाव, राइज कर जाती है। क्यों दोस्तों? ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ सी का घनत्व ज़्यादा होता है, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ सी। अब नाव के कंपैरिजन में नदी का घनत्व कम था, लेकिन अब समुद्र बहुत बड़ा होता है दोस्तों, तो नाव के कंपैरिजन में समुद्र का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ सी, इसलिए वो थोड़ा ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंडली स्विमिंग इन रिवर is difficult than in sea, ठीक है, किसमें, समुद्र में तैरना आसान होता है, यानी नदी में तैरना मुश्किल होता है समुद्र की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जितना घनत्व हमारा है ना दोस्तों, हमारा जितना घनत्व है नदी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र का घनत्व बहुत ज़्यादा है। नदी का घनत्व और हमारे घनत्व में जो डिफरेंस है, तो समुद्र के घनत्व और हमारे घनत्व में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम आसानी से समुद्र में तैर पाते हैं, नदी में नहीं। तो नदी में तैरना मुश्किल है समुद्र की अपेक्षा ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ सी की हाई डेंसिटी के कारण, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ सी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा बायोंट फोर्स
आज हमने पढ़ा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आज हमने पढ़ा दोस्तों कि जब कोई बॉडी पूरी तरह डूब कर चलती है तो क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, नियम होते हैं। आज हमने पढ़ा दोस्तों कि बोट वाला क्वेश्चन, कि अगर शिप से कोई सॉलिड नीचे फेंका जाए वाटर में तो वाटर लेवल में क्या फ़र्क आएगा। तो हमने पढ़ा कि नेल्स को अगर कील को फेंके, लोहे की वस्तु फेंके जिसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है तो वह डूब जाएगी और वाटर लेवल फॉल कर जाएगा और शिप का लेवल राइज कर जाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर ऐसी वस्तु नाव से नीचे फेंकी जाए जिसका घनत्व वाटर के घनत्व यानी डेंसिटी से कम होता है तो वह वस्तु तैर जाएगी और पानी के लेवल में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर हमने लास्ट में पढ़ा दोस्तों कि नदी में तैरना मुश्किल होता है, समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का घनत्व नदी से कहीं ज़्यादा होता है। ऐसे ही जब जहाज़ नदी से समुद्र में पहुंचते हैं, ये क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, स्टेट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं कि जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में पहुँचता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, राइज कर जाता है, क्योंकि समुद्र का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे वो चीज़ें आपको समझ में आने लगे। तो आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं और चैप्टर्स की तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।